प्यारे बच्चों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 5 पढ़ेंगे। इस भाग को देखने से पहले भाग 4 तक जरूर देख लें। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे और हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं पिछले भाग में पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को उसके स्थान से हटा देना। तो ऐसा ही कुछ इन अभिक्रियाओं में होता है। आइए इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक तत्व है हमारे पास A और एक यौगिक है BC। तो ये A तत्व BC में से C को हटा देता है और खुद B के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बना लेता है AB, और CA अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि A ने BC में से C को हटा दिया। A ने C को उसके यौगिक से हटा दिया या विस्थापित कर दिया और एक नया यौगिक बन गया। क्या? AB, और C अलग हो गया। तो A ने C को क्यों हटाया? क्योंकि A अधिक क्रियाशील है और C कम क्रियाशील है। इसी बात को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए परिभाषा में क्या लिखा है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है? इसके लिए हमारे पास एक श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और जैसे जैसे इस श्रेणी में हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे तत्वों की क्रियाशीलता कम होती जाती है। जैसे देखो, पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। फिर है सोडियम। सोडियम कैल्शियम से तो ज़्यादा क्रियाशील है लेकिन पोटेशियम से कम क्रियाशील है। और कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम से तो कम क्रियाशील है, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक मतलब इसके नीचे वालों से ज़्यादा क्रियाशील है। अब ये अधिक क्रियाशीलता का मतलब क्या है? आप बस इतना समझ लें कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या बहुत कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, और जो कम क्रियाशील तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए उनको बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चलो इसके एक दो उदाहरण और देखते हैं। हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाल दिया और देखा थोड़ी देर के बाद कॉपर सल्फेट का नीला विलयन हरे विलयन में बदल जाता है, और इस कील को देखते हैं तो इसके ऊपर हमको तांबा यानी कॉपर जमा हुआ मिलता है। ये अभिक्रिया कैसे हुई? इसमें आयरन जो एक अधिक क्रियाशील तत्व है उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर Cu को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो क्या बना दिया? फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर हट गया और वो हमको लोहे की कील पर जमा हुआ दिखाई देता है। तो ये अभिक्रिया क्यों हुई है? क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। आप सक्रियता श्रेणी में देख सकते हैं, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है श्रेणी में। तो अगर हम इसका उल्टा करें, अब हम फेरस सल्फेट में अगर कॉपर को मिलाएं तो क्या ये अभिक्रिया होगी? क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा फेरस सल्फेट से? नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा? क्योंकि तांबा या कॉपर आयरन से कम अभिक्रियाशील है। आप देख सकते हैं इस सक्रियता श्रेणी में आयरन ऊपर है और तांबा नीचे है। तो इस विस्थापन अभिक्रिया में हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। चलो एक और उदाहरण है। जिंक। जिंक को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इसमें भी क्या हुआ है? जिंक ने H2SO4 से H2 यानी हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद SO4 के साथ जुड़ के क्या बना दिया? ZnSO4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जिंक ने H2SO4 से H2 को हटा दिया। अब देखते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन का अर्थ है दोहरा विस्थापन। इनमें क्या होता है
कि यौगिक आयनों की आपस में अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? देखिए, एक यौगिक है AB, एक यौगिक है CD। तो अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों की अदला बदली, मतलब A C की जगह चला गया और C A की जगह आ गया। तो अब हमारे पास दो नए यौगिक क्या बन गए? AD और BC। तो ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो यौगिक आयनों की अदला बदली या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। आइए इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। ये अभिक्रिया कैसे हुई? अब देखो इसमें क्या हुआ है, बेरियम का आयन सोडियम के आयन की जगह चला गया और सोडियम का आयन बेरियम के आयन की जगह चला गया। जब बेरियम का आयन सोडियम के आयन की जगह गया तो क्या बन गया? BaSO4। और सोडियम का आयन Ba की जगह गया तो क्या बन गया? NaCl। तो इस प्रकार से बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ने आयनों की अदला बदली से, आयनों के आदान प्रदान से दो नए उत्पाद बना दिए हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया में एक चीज़ और देखो, ये BaSO4 के साथ तीर का निशान नीचे की ओर लगा रखा है। ये क्या बता रहा है कि ये बेरियम सल्फेट इस विलयन में घुलनशील नहीं है, ये नीचे की ओर बैठ जाता है। यानी ये क्या है? अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? जो जल में नहीं घुलता, जल में अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, ऐसा पदार्थ बने जो जल में घुलनशील नहीं है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है और द्विविस्थापन का भी उदाहरण है। आइए एक और अभिक्रिया देखते हैं हम, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है और आयनों की अदला बदली होती है। पोटेशियम का आयन लेड के आयन की जगह और लेड का आयन पोटेशियम के आयन की जगह, और दो नए यौगिक कौन से बन जाते हैं? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें भी लेड आयोडाइड एक अवक्षेप है पीले रंग का और जो जल में नहीं घुलता। तो ये भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए अब हम उपचयन अपचयन की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। उपचयन क्या होता है? उपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। जैसे ये A पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे? उपचयन की अभिक्रिया। या कह देंगे कि A पदार्थ उपचयित हो गया। अब ये ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो जो पदार्थ ऑक्सीजन दे, या कह सकते हैं जो पदार्थ ऑक्सीजन दे के उपचयन या ऑक्सीडेशन कराने में मदद करे, हेल्प करे, तो उसे कह देंगे हम आक्सीकारक या उपचायक। अब अपचयन क्या है? इसका जस्ट उल्टा है। इसमें तो हमने ऑक्सीजन जोड़ी थी, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगी। अपचयन या रिडक्शन में क्या होता है कि किसी पदार्थ जिसके पास ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। तो अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे इस B के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और इससे ऑक्सीजन हट गई, तो ये क्या हो गया? अपचयित या रिड्यूस्ड। तो अब जो इसकी ऑक्सीजन लेगा, जो अपचयन कराने में मदद करेगा, उसको कह देंगे हम अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के जुड़ने और हटने से भी उपचयन और अपचयन होते हैं। कैसे? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो उपचयन हो जाता है। तो उपचयन में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। और अपचयन रिडक्शन में हाइड्रोजन बढ़ जाती है। किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हो गया।
तो अपचयन क्या है? जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो जाए। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाए। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको अपने आप पढ़नी हैं और अपनी कॉपी में लिखनी है। आइए अब हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। CuO प्लस H2, Cu और H2O बन गया। अब देखो इसमें Cu से एक ऑक्सीजन हट गई और H2 में एक ऑक्सीजन जुड़ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब H2 का क्या हो गया? उपचयन। CuO में से ऑक्सीजन हट गई तो इसका क्या हो गया? अपचयन। तो उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं एक साथ हुई हैं। एक से ऑक्सीजन हट रही है और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो सामान्यतः ये अभिक्रियाएं एक साथ ही होती हैं और इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स शब्द कहाँ से आया? रेडॉक्स में रेड शब्द है जो वो रिडक्शन से ले लिया गया और ऑक्स ऑक्सीडेशन से ले लिया गया और एक इकट्ठा शब्द बन गया रेडॉक्स, यानी उपचयन और अपचयन। ये अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो इस उदाहरण में हम ये कह सकते हैं कि H2 का उपचयन हुआ है या H2 उपचयित हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है या कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन के नुकसान, उपचयन की हानियाँ। इसमें हम संक्षारण और विकृत गंधिता को देखते हैं क्या होते हैं। संक्षारण क्या होता है? आपने देखा होगा कि धातुएं वायु और नमी के संपर्क में आने से उनकी सतह खराब हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को, धातुओं की सतह को की खराब होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे जंग लग जाता है लोहे को। जब हम लोहे की कोई नई वस्तु लाते हैं तो वो बिल्कुल नई चमकती हुई दिखाई देती है और कुछ समय के बाद यदि आप उसे बाहर नमी में या खुले में छोड़ दो तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये भूरे रंग की परत क्या होती है? जंग। तो ये जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। जंग कैसे लगता है? जंग की में आयरन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होके आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। ये आयरन ऑक्साइड क्या है? जंग है। संक्षारण का कारण क्या है? उपचयन। अब है विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है कि जो वसायुक्त या तेलयुक्त खाद्य सामग्री है, जब वो लंबे समय तक रखी रह जाए तो वह उपचयित हो जाती है, मतलब वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और उसकी गंध भी बदल जाती है और उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से कैसे बचाव हो सकता है? विकृत गंधिता का कारण क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थों के संपर्क में ही न आने दो। तो कैसे कर सकते हैं ये? सबसे पहला है वायुरोधी बर्तनों में हम अपने खाने पीने की वस्तुओं को रख सकते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं जाएगी और उपचयन नहीं होगा। दूसरा है ऑक्सीजन की जगह कुछ हम ऐसी गैस का उपयोग कर सकते हैं जो कम सक्रिय है, जैसे नाइट्रोजन। आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा। चिप्स तो होती है उस पैकेट में थोड़ी सी और वो पैकेट होता है बड़ा सा। वो उसमें क्या होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि आपकी वो चिप्स खराब न हो। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो उपचयन नहीं करती। तीसरा उपाय हो सकता है कि उस खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक, यानी ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जो उपचयन को नहीं होने देते, वो पदार्थ मिला दें, जैसे BHA, BHT। तो इन उपायों का उपयोग करके हम अपने खाने को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है। अब आपको अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और इस पाठ को अपनी किताब से एक बार फिर पढ़ना है और कुछ समस्या हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।